नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज में कैसी चल रही है तैयारी आप लोग की, और ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं कि नहीं, जरूर कमेंट करें। और भी किसी चीज को लेकर के कोई समस्या हो, मतलब स्टडी से संबंधित, तो आप जो है कमेंट करिएगा, उसका भी हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी के तहत मिट्टी और उनके प्रकार को देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि सॉइल से कितने प्रश्न बनते हैं। ये क्लास नंबर 9 है, तो पीछे 7-8 क्लास हो चुके हैं, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उन्हें भी जा करके देख ले। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप इकट्ठा कर लेंगे और लास्ट में सोचेंगे एक ही बार सब पढ़ लेंगे, तो सब पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाएगी। आप डेली जो है पढ़िए, निरंतर पढ़िए, तभी आप सफलता के सबसे ज्यादा करीब रहेंगे। तो ऐसे में वीडियो को पेंडिंग में मत छोड़िए, डेली खत्म करिए। और कितना लंबा वीडियो है ये, सुबह आधे घंटे का, शाम को आधे घंटे का, इतना ही समय देना है। और विश्वास मानिए, अगर एक सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा आप बने रह गए, तो पीटी में जो आप लोग 10-20 क्वेश्चन से रह जाते थे, इस बार 10-20 क्वेश्चन प्लस करके आएंगे। अगर सारी चीजें आप देख लिए, सारी चीजों में पीछे आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के कई वीडियो पढ़े हैं, उनको देख ले। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला 10 वीडियो है, 15-15, 20-20 मिनट का, उसको देख लें। यूपी स्पेशल पूरा डिटेल से कराया गया है, 8-10 वीडियो वो है, वो देख ले। पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया है, ज्योग्राफी चल रहा है। इतिहास में भी आप देखेंगे तो सल्तनत तक पूरी चीजें खत्म हो गई हैं, मुगल चल रहा है। तो और आगे भी निरंतर वीडियो पढ़ते रहेंगे। तो अगर आप 30 सितंबर तक चैनल पे बने रहेंगे तो बहुत कुछ यहीं दे दिया जाएगा आपके पीटी के लिए। टाइम टेबल हमारा यही है, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। तो इस समय जरूर चैनल पे रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिट्टी, और इसमें सबसे पहली मिट्टी है कौन सी है, तो काली मिट्टी को हम देखेंगे। तो काली मिट्टी को रेगुर, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजेम आदि नामों से जाना जाता है। तो देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आप लोग एकदम कंठस्थ होगा, कई बार पढ़े होंगे। लेकिन इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। साथ ही साथ ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चरनोजम भी इसका नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। और यही कारण है कि इस मिट्टी में जो कालापन पाया जाता है, तो चूंकि ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से बनी है, तो इसीलिए इनमें इनकी मिट्टी आप देखेंगे, जैसे आप महाराष्ट्र और क्षेत्र में जाएंगे या जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, वहीं से चीजें शुरू हो जाती हैं। और महाराष्ट्र की मिट्टी में एकदम बढ़िया सा आपको कालापन दिखेगा। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। तो ये इसका जो है क्षेत्रीय विस्तार है। काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.6% भूभाग है। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के करीब 16.5% भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। और क्षेत्र तो आपने देख ही लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बेट की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बेट की। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्योंकि जो बेसाल्ट जो चट्टानें होती है उसमें क्या पाया जाता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। तो इसी कारण से इस मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर जो है ये आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है।
मतलब आप देखेंगे जो काली मिट्टी होती है जब ये भीगती है तो बहुत चिपचिपाहट होता है, लेकिन जब ये सूखती है तो इसमें बड़े बड़े दरार पाए जाते हैं। मतलब जैसे ही अगर ये मिट्टी है, ये मिट्टी का क्षेत्र है तो ऐसे होगा, फिर ये दरार ऐसे होगा, ये सब दरारें हैं। तो ऐसे ऐसे इसकी संरचना, मतलब बड़े बड़े दरार होते हैं, वही यहां बताया जा रहा। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? काली मिट्टी को। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है। क्रेप्स एक विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, भूगर्भिक, और वो उनका मानना है कि जो रेगुर है एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये हो गया। अब अगली जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी को देखते हैं। तो काली मिट्टी के बारे में आपने देखा, उसकी संरचना कैसी, उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना, भारत के भूभाग पे पाई जाती है, वो किस लिए उपयोगी है, सारी चीजें हो गई। अब लेटेराइट मिट्टी में आप देखेंगे कि लेटेराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 ईस्वी में बुकानन द्वारा किया गया था। तो एक विद्वान बुकानन थे, सबसे पहले इस मिट्टी का अध्ययन इन्होंने ही किया था। कब किया था? 1905 में किया था। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंटा। तो लैटिन भाषा में लेटर से लेटेराइट मिट्टी का नाम पड़ा है, और लेटर लैटिन भाषा में ईंट को कहा जाता है। और ये ईंट के रंग की होती भी है। जो लेटेराइट मिट्टियां होती हैं वो ईंटे के कलर की होती हैं। भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन की तरह मुलायम होती हैं। मतलब ये लेटेराइट की विशेषता है कि जब ये मिट्टी मतलब भीग जाती है तो बहुत एकदम मक्खन की तरह लगती है, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। कौन? लेटेराइट मिट्टी। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निच्छालन होगा। तीव्र निच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो पीछे बताया ही गया है। लेटेराइट मिट्टियां आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। तो आप अगर इस मिट्टी की उर्वरता को देखेंगे तो जिस तरीके से काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है, बाद में आप पढ़ेंगे, तो उतनी उर्वरता इनमें नहीं पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड भारी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की जो है वो कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर के मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये तमिलनाडु के कुछ भाग में पाई जाती है, केरल में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में, मतलब क्या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत में 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है, और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो केरल राज्य में। तो लेटेराइट मिट्टी अगर देखा जाए तो उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? केरल राज्य में, और मालाबार जो तटीय प्रदेश है वही। और इसके बाद अगर लेटेराइट मिट्टी का विस्तार आप सबसे दूसरे नंबर पे देखेंगे तो वो महाराष्ट्र है। तो देखिए महाराष्ट्र में जो है वो काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन जो दक्षिणी महाराष्ट्र है तो वहां लेटेराइट मिट्टियां भी पाई जाती हैं। फिर अगला आता है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत की। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जैसे हमारा जो गंगा यमुना का दोआब है, या फिर दक्षिण में रायचूर तुंगभद्रा का दोआब है, तो ये सब जो है नदियों के द्वारा जो गादे लाई जाती, जो सिल्ट होते हैं, उन्हीं के जमाव से चूंकि ये इनका निर्माण होता है, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ मिट्टियां होती हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के 33.5% और 33.5% भूभाग पर ये विस्तृत है। तो अगर देखा जाए, आपसे प्रश्न कभी भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की है, तो जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। कितने भूभाग पर भारत के हैं? तो 33.5% भूभाग पर इनका विस्तार है।
लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में भी जो है वो फैली हुई है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। ये मलवा होता, मालवा नहीं होता। हल्का इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाई जाती है। और दोमट मिट्टी में आप देखेंगे तो पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की जो है प्रचुरता होती है। लेकिन इनमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं, जो दोमट मिट्टी होती है, तो इसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं या दोमट मिट्टी होती है, तो यहाँ अगर आप फलीदार फसलों का आप रोपण करेंगे तो ऐसे में ये जो कि फलीदार जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को भंडारित करते हैं। तो जो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन का जो है वो प्रचुरता इनके माध्यम से हो जाती है इस मिट्टी में। ये मिट्टियां सिंचाई हो तो सर्वोपयुक्त है, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण मिट्टियां होती हैं और इसमें जो है हर प्रकार की खेती की जाती है। मतलब अब हर प्रकार की से ऐसे है कि जो सामान्य इन क्षेत्रों में भाई गेहूं, चावल, मक्का, अरहर, उड़द, धान, सारी चीजों का। अब ये सोचिए कि अब कोई पहाड़ी जलवायु की फसल है वो यहाँ कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैदानों में इनका विस्तार है। इसी तरीके से सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका मतलब क्ले और 20% गाद मतलब जिसे सिल्ट कहा जाता है पाए जाते हैं। तो 40-40-20 ये अनुपात है, इसको याद रखिएगा, कभी भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। बलुई दोमट मिट्टी की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में जो है वो बड़े होते हैं। तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसमें जल धारण क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान के द्वारा आरओ को लेकर के और पीसीएस मेंस को लेकर के 2 बैच चलाए जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ डेली जो है आपको प्रश्न लिखने को दिया जाता है, मतलब एक टास्क दिया जाता है, आप उसको लिख करके दिखाते हैं, संस्थान उसका प्रॉपर वे में मूल्यांकन करता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है इस तरीके से। और जब आप लोग की कॉपी चेक हो जाती है तो इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और ये दोनों बैचों में हो रहा है क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो है प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। और यहाँ निरंतर ऐसा नहीं कि सप्ताह में हम एक टेस्ट लेंगे, डेली आपका टेस्ट होता है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपकी कॉपी पे कमेंट होते हैं, उनका प्रॉपर वे में मूल्यांकन होता है। और ये केवल सप्ताह में संडे को छोड़ दिया जाए तो बाकी 6 दिन संस्थान आपके साथ पूरी ऊर्जा के साथ लगा रहता है और आपको भी जो है वो लगाए रहता है। क्योंकि फाइनली भाई संस्थान तो कृष्ण की ही भूमिका में आ सकता है, अर्जुन तो आप ही लोग हैं भाई, तीर तो महाभारत तो लड़ना आपको ही है। और महाभारत में विजय भी आप तभी पाएंगे कि जब अर्जुन कृष्ण के अनुसार चले हैं। तो थोड़ा सा जो हम लोग कहें उसको करिए, जो होमवर्क दिया जाए उसको करके दिखाइए, जो भी कमेंट किया जाए उस पर सुधार करिए। जनरली बच्चे करते क्या है कि कमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन सुधार ही नहीं करते, तो ऐसे में ये सब गलत अप्रोच है। अगर आपका शिक्षक लिख रहा है बार बार कि भाई जो है भूमिका आपको सही करने की जरूरत है, निष्कर्ष आपका ठीक नहीं है, आपके प्रश्न में जो है तथ्य तर्क है ही नहीं है, भाई उत्तर कहानी की तरह लिख रहे हैं, तो ऐसे में तो अंक नहीं पाएंगे। तो अंक कैसे पाएंगे? तो ये शिक्षक यदि बता रहा है, आपका मेंटोर बता रहा है, तो उस पर अमल करिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। अधिक जानकारी के लिए नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, वहां फोन कर सकते हैं। तो अब जो है जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं। तो अपने आप में यही जान लीजिए कि नवीन जलोढ़ क्या है, खादर मिट्टियों को कहा जाता है, और प्राचीन जलोढ़ जो बांगर होती हैं।
नवीन जलोढ़ इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमा होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। तो जो खादर होती है, चूंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो ऐसे में मिट्टियां हमेशा जो है गाद सिल्ट लाती रहती है और एक लेयर बिछाती रहती हैं। और वो भाई धान की फसल भले ना इसमें हो, लेकिन गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। मतलब रबी की जो खेती होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है कौन, खादर मिट्टियां। और दूसरा जो बांगर है, तो बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यह मिट्टी का रंग गहरा पीला या रक्ताभ भूरा पाया जाता है। बांगर मिट्टियों पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमा हो जाता है। तो जो बांगर मिट्टियां हैं वो उपजाऊ नहीं होती हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो मिट्टियां हैं इस पे बहुत सिलेक्टेड खेती की जाती है, और यह खेती न के बराबर होती है, क्योंकि इनकी जो संरचना है वो भी बड़ी रपटीली पथरीली टाइप में होती है। तो उस तरीके से यहाँ उपजाऊ नहीं होती है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। मतलब वही है कि भाई चूंकि उर्वर नहीं है, तो अगर आप कुछ पैदा भी कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ उर्वरक डालने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये आपके लिए आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं होती। अब अगला जो है एक मिट्टी का प्रकार है भाभर। तो शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है, जिसे भाभर कहते हैं। और जब मैं हिमालय की चीजों को पढ़ा रहा था, उसमें जब शिवालिक मैंने पढ़ाया था, तो इसको बहुत बढ़िया से मैंने उस समय समझाया था। तो अगर पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो वहां जाकर के देखें तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। भाभर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तो जैसे ये शिवालिक का गिरपद है, इसके नीचे भाभर एक पट्टी के तहत, और इसी के नीचे जो है तराई वाला जो क्षेत्र है। और यहाँ की मिट्टी नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फेट की कमी पाई जाती है। तो जो तराई वाला जो बेल्ट है, तो वहाँ क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फेट की तो अधिकता होती है, सॉरी नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की जो है प्रचुरता होती है, लेकिन इसमें फास्फेट की कमी पाई जाती है जो तराई बेल्ट की मिट्टियां होती हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर कुछ मिट्टियों को आप देख लीजिए, जो मिट्टी विविध प्रकार की है। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टियां भारत में 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब या 2.68% क्षेत्र पर विस्तारित है। तो ये भारत में दूसरी इनकी स्थिति है। पहले पे तो मैंने बताया है कि 33.5% जलोढ़ मृदा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टियां है, रेड सॉइल। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। तो मिट्टियों के निर्माण में जो सेल संरचना उनका क्षरण, उनके वियोजन की बड़ी भूमिका होती है। तो लाल मिट्टियों के भी निर्माण में ये चीजें दिख रही हैं। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, और इसी कारण से जो है इनका रंग रेड भी होता है। इस मिट्टी का लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड उपस्थित के कारण होता है। चूंकि जहां सिलिका आयरन होगा तो वहां फेरिक ऑक्साइड होगा, और फेरिक ऑक्साइड होने की वजह से यहाँ जो है इनका रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो लाल मिट्टियों के लाल होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ये याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें देखिए चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाए जाते। इनका विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। तो मतलब एक बड़े भूभाग में पाया जाता है, और इसीलिए इनकी जो प्रतिशतता है वो सेकेंड नंबर पे है लाल मिट्टियों की, जलोढ़ के बाद। पर्वतीय मिट्टियां, अब अगली जो मिट्टी की प्रकृति होती है पहाड़ी मिट्टी। तो हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। तो 2700 से 3000
की ऊंचाई की जो भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। तो इन मिट्टियों में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात सर्वाधिक होता है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं। अब अगली जो विशेषता है मिट्टी की, वो मरुस्थलीय मिट्टी होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मिट्टी रेत और बजरी से युक्त होती हैं। तो ये जो मरुस्थलीय मिट्टियां होती हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो कई बार आपसे पूछा गया कि वो कौन सी फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं। तो इसमें अल्फा है, ड्राई बीन्स है, गार बेंजो बीन्स है, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है। तो ये सब जो फसलें हैं वो मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, क्योंकि यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इतना देख लेंगे तो जो मिट्टी की जो चीजें हैं, मतलब मिट्टी से संबंधित पूरा टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को दर्शाता है। तो जैसे 7 जो है ये न्यूट्रल है, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अगर ये प्लस होगा तो क्या होगा, तो क्षारीय होगा। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। और अधिक अम्लीयता, अधिक क्षारीय जो मिट्टी है सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। मतलब जो मैक्सिमम फसलें जो प्रोडक्शन में होती हैं तो उनके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो न तो बहुत ज्यादा अम्लीय होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए। उनका जो पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में ही जो है वो जो मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता जो होती है, जो पीएच मान होता है, वो इन्हीं के बीच में रहेगा, न तो अम्लीय होगी न तो क्षारीय होगी। तो ऐसी मिट्टियों में जो है वो विविध फसलों का प्रोडक्शन हो सकता है। तेजाबी मृदाएं औषधि प्रकृति की होती है, मतलब जो अम्लीय जो मिट्टियां होती हैं उसी को तेजाबी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये औषधि प्रकृति की होती है। ये मिट्टियां लेटेराइट, लौहमय या लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती। तो जो लेटेराइट मैंने पीछे बताया, रेड सॉइल बताया, ये सब मृदाएं कैसी होती है, तो ये अम्लीय मृदा की प्रकृति है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लिंचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तो अम्लीय मृदाओं के निर्माण के लिए दशाएं क्या होती हैं, तो पहली बात तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, फिर साथ साथ भारी वर्षा हो और अत्यधिक जो है वो लिंचिंग हो। तो ये तीनों दशाएं होती हैं अम्लीय मृदा के निर्माण के पीछे के लिए उत्तरदायी। इसी तरीके से तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए, जो अम्लीय मिट्टी है, तेजाबी मिट्टी है, तो इसे अगर कृषि योग्य बनाना है तो इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है, मतलब लाइम का प्रयोग किया जाता है। भारत में, अब थोड़ा क्षारीय मृदा को देखते हैं, तो भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में और बेसिकली दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अम्लीय मिट्टी में आप किसका प्रयोग करते हैं, तो चूने का प्रयोग करते हैं। यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, मतलब अगर मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कई बार प्रश्न पूछा गया है। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक जो लवणीय मृदा है वो गुजरात में होता है, और जो क्षारीय मृदा होती है तो वो उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा, तो लवणीय मृदा जो होती है वो गुजरात में होती है और सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक था, और आज हमने मिट्टी की संरचना को देखा, मिट्टी के प्रकार को देखा, उनका विस्तार कहाँ है, उनका प्रतिशत कितना है, उनमें किस तत्व की अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, कौन से फसल उगाए जाते हैं, ये सारी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से करी है।
और इसके बारे में तो मैंने अभी बीच में बताया है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपके लिए बेहद उपयोगी है। साथ ही साथ संस्थान के कुछ लिंक्स हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम है, तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। इसी तरीके से संस्थान के 2 और चैनल हैं, एक तो जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपकी तैयारी को लेकर के कितना समर्पित चैनल है। इसी तरीके से जो हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला चैनल है, तो यहाँ भी आप जाके देखेंगे तो बहुत से वीडियो आपके पीछे पड़े हुए मिलेंगे, तो उनको भी जा करके देख लें, क्योंकि वो भी आपकी तैयारी के लिए बेहद जो है वो उपयोगी हैं। और सबसे अंतिम में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।